नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आंध्र प्रदेश में आईएएस अफसर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। अफसर निकला 800 करोड़ का मालिक। आय से अधिक संपत्ति का मामला। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की तैयारी। केजरीवाल सरकार ने तैयार किया विधेयक। जनता से रायशुमारी के बाद ही विधानसभा में होगा पेश। दिल्ली एनसीआर में 1 मई से नहीं चल पाएगी डीजल की टैक्सियां। सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने सुनाया फैसला। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में फंसी चॉपर कंपनी फिनमेकैनिका ने बदला अपना नाम। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बचने के लिए दिखाई चालाकी। और उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग हुई बेकाबू। सैकड़ों हेक्टेयर जंगली इलाके को लिया चपेट में। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के साथ जुटी एनडीआरएफ की 3 टीमें। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में परिवहन विभाग के एक उपायुक्त को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उक्त अधिकारी के ठिकानों पर छापा मारकर 800 करोड़ रुपए की संपत्ति भी बरामद की है। आंध्र के पूर्वी गोदावरी में परिवहन विभाग के उपायुक्त पद पर तैनात आईएएस अधिकारी ए मोहन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत दर्ज की थी। जब ब्यूरो की टीम ने आईएएस अफसर के घर और अन्य ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की तो अधिकारियों के होश उड़ गए। अधिकारियों को करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला। छापामार दल का नेतृत्व कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन यूनिट की डीएसपी ए रामादेवी ने बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्थित आईएएस अधिकारी ए मोहन के घर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई थी। अभी उनके कई बैंकों के लॉकर खोले जाने बाकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल तैयार कर लिया है। अगले विधानसभा सत्र में विधेयक को सदन के पटल पर रखने से पहले इस बिल पर जनता की राय के लिए इसकी जानकारी जल्द ही दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाली जाएगी। पूर्ण राज्य का दर्जा आप सरकार के चुनावी वादों में से एक है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इस बिल पर जनता से रायशुमारी भी करेंगे। वेबसाइट और सभा के जरिए रायशुमारी के बाद सरकार बिल को अंतिम रूप देगी और फिर अगले सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य के इस बिल के जरिए केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर जनता का दबाव बनाना चाहती है। दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच ने दिल्ली में डीजल टैक्सी पर 1 मई से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। डीजल टैक्सियों को सीएनजी में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा शनिवार को खत्म हो गई है। टैक्सी मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि मार्केट में डीजल कारों को सीएनजी में बदलने की फिलहाल कोई तकनीक नहीं उपलब्ध है। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टैक्सी मालिकों से कहा कि आपको पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। अब तक आपको इसके विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए था। अब हम और सुनवाई के लिए आपको और अधिक समय नहीं दे सकते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में फंसी और अपने ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए वीवीआईपी चॉपर बनाने वाली कंपनी फिनमेकैनिका ने अपना नाम बदल लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक चॉपर कंपनी ने अब अपना नाम बदलकर लियोनार्डो रख लिया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बचने के लिए एक चालाकी भरा कदम है। प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि फिनमेकैनिका का नाम बदल दिया गया है और अब वो लियोनार्डो के नाम से कंपनी चलाते हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से बचने के लिए कंपनी ने चालाकी दिखाई है। आपको बता दें कि इटली के कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड डील पर फैसले के बाद से ही इस कंपनी का मामला सुर्खियों में है। कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील में अधिकारियों को रिश्वत लेने और देने का दोषी पाया है। उत्तराखंड के जंगलों में फैली भयानक आग को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। इस भयावह आग से उत्तराखंड का चमोली इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आग से 13 जिलों की 1900 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो गई है। आग की वजह से रुद्रप्रयाग के 82 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 70 हेक्टेयर इलाके में
फैली आग से यहां की 42,000 की आबादी प्रभावित है। वहीं चमोली इलाके में भी जंगल की आग से 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि उत्तरकाशी में 72 गांव जंगल की आग से प्रभावित है और टिहरी के 35 गांव आग से प्रभावित हो रहे हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए 150 कर्मियों की एनडीआरएफ की 3 टीमों को उत्तराखंड के जंगलों में तैनात कर दिया गया है। भारतीय बैंकों से करीब 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भागे विजय माल्या को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच ईडी और सीबीआई ने 39 कंपनियों पर भी टेढ़ी नजर बना ली, जिनमें किसी न किसी रूप में कारोबारी के हित जुड़े हुए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि माल्या ने बैंकों से जो कर्ज लिया है उसका पैसा इन कंपनियों से होकर भी गुजरा है। इनसे अधिकतर कंपनियां विदेशी हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माल्या से जुड़ी इन कंपनियों में से कई नीदरलैंड्स, यूके, दक्षिण अफ्रीका, चीन और नेपाल की है। ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि माल्या दुनिया के कई देशों में कई तरह की अचल संपत्तियों के भी मालिक है, जिसकी जांच शुरू हो गई है। जेएनयू परिसर में बीते 9 फरवरी को हुए विवादास्पद कार्यक्रम के लिए दी गई सजा के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने विरोध करते हुए मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी इकाई स्पेशल सेल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जो परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संदर्भ में दर्ज देशद्रोह के मामले की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय की इजाजत के बिना डॉक्यूमेंट्री मुजफ्फरनगर अभी बाकी है कि प्रदर्शन के मामले में ताजा नोटिस भेजा गया है। सांसदों ने अपने वेतन और भत्तों में 100% वृद्धि की सिफारिश की है। साथ ही उन्हें लगता है कि अपने अच्छे रवैये की वजह से वो इस बढ़ोतरी के लायक है। संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे पर बिल पास होने की संभावना है। सांसदों का वेतन दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार रखा हुआ है। संसदीय समिति ने सांसदों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की सिफारिश की है। साथ ही संसदीय क्षेत्र का भत्ता भी 45,000 से 90,000 करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को माना गया तो सांसदों का वेतन और भत्ता 1,40,000 से बढ़कर कुल 2,80,000 प्रतिमाह किया जा सकता है। रविवार को फ्रेंच डिजाइन पर आधारित पहली परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कलवरी समुद्र में उतरने को तैयार है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि प्रोजेक्ट 75 को लेकर बंदरगाह स्वीकृति परीक्षण लगभग पूरा हो गया है और ये समुद्री परीक्षण के लिए सज-धज कर तैयार है। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने कहा, पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ साथ चालक दल के सदस्य भी कलवरी के लिए समुद्री परीक्षण को तैयार है। ये प्रक्रिया 5 से 6 महीने चलेगी। वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह लागू करने की मांग को लेकर पिछले 320 दिनों से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिककर्मियों ने अपने आंदोलन को निलंबित कर दिया है। उधर वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शीर्ष अदालत में उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व सैनिककर्मियों ने कहा कि क्रमिक भूख हड़ताल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमने अपने आंदोलन को निलंबित किया है। हम मानते हैं कि पर्रिकर हमसे किए गए अपने वादे को अब पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 68 जजों ने गर्मियों की छुट्टी में भी मुकदमों की सुनवाई करने की सहमति दे दी है। ऐसा करने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर हाई कोर्ट के 68 जजों ने अब तक गर्मी की छुट्टियों में भी न्यायिक कार्य करने की सहमति दी है। बार के पदाधिकारियों और सीनियर जजों के साथ इस संबंध में चीफ जस्टिस की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान जेल अपीलों, जिसमें जेलों में सजा काट रहे अपराधी और सरकार द्वारा दायर क्रिमिनल अपीलों की सुनवाई जज वरीयता के आधार पर करेंगे। केंद्र सरकार अब अगस्ता वेस्टलैंड मामले में यूपी सरकार के समय रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक टीम अभी तक 40 से ज्यादा फाइलों को खंगाल चुकी है। रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी उन फाइलों को खंगाल रहे हैं जिसमें 3500 करोड़ रुपए के इस सौदे में अनियमितता का जिक्र है। स्कैनिंग कर रही इस टीम में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को इस टीम के साथ 2 घंटे लंबी बैठक की, ताकि वो संसद में अपने बयान की तैयारी कर सके।
इतना ही नहीं, वो खुद इन सभी दस्तावेजों पर नजर बनाए हैं और इतालवी कोर्ट के आदेश को भी जांच रहे हैं। दिल्ली में दूसरे चरण के ऑड इवन ट्रायल का आज आखिरी दिन है। इस बीच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से 74 जगहों पर लगाए गए प्रदूषण नियंत्रक यंत्र से जो डाटा मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। डाटा के शुरुआती आंकलन पर गौर करें तो आंकड़े दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं हैं, यानी प्रदूषण में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। अंदर ही अंदर इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार घबराई हुई है। डीपीसीसी के सूत्रों के मुताबिक डाटा का सटीक आंकलन करने के लिए सैंपल को पुणे के IITM भेजने की तैयारी है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि दिल्ली में ऑड इवन के दौरान में प्रदूषण का स्तर क्या था और अगर कम नहीं हुआ इसकी असल वजह क्या रही। उच्चतम न्यायालय आज प्रदूषण मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इसमें मर्सिडीज, टोयोटा, महिंद्रा और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली बड़ी डीजल कारों के पंजीकरण की अनुमति का अनुरोध भी शामिल है। इससे पहले कल कोर्ट ने आज के लिए प्रस्तावित पूर्ण व्यवस्थित सुनवाई स्थगित करने का केंद्र का आग्रह ठुकरा दिया था। 2000 सीसी तथा इससे अधिक की इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण पर पाबंदी वाला अंतरिम आदेश 30 अप्रैल तक लागू है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल एक किताब जिसमें भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी करार दिया गया है के हिंदी अनुवाद की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। ड्यू के प्रवक्ता ने बताया कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक इस किताब की बिक्री और वितरण को रोक दिया गया है। अंग्रेजी में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की ये किताब पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से ड्यू के पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।